हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है अम्ल और क्षार से रिलेटेड। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई भी गड़बड़ ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अम्ल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जो जलीय विलयन में H+ आयन दे यानी हाइड्रोजन आयन दे। ऑप्शन बी, जिसका स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन सी, जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी। एक्चुअल में ये जो तीनों पॉइंट लिखे हैं, यही अम्ल का डेफिनेशन या परिभाषा होता है। इसको जल में डालने पे हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, सही है। ये प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब एक्चुअल में देखेंगे तो ऑप्शन ए और सी एक ही पॉइंट है। कहेंगे ऐसा कैसे? एक्चुअल में जो हाइड्रोजन हमारा होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो ये H+ आयन बन गया। H+ आयन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो बात एक ही है। H+ आयन दे रहा है और या जो प्रोटॉन देने की क्षमता रख रहा हो, मतलब प्रोटॉन H+ आयन को ही प्रोटॉन बोल दिया जाता है। तो इस तरह से जो है अम्ल का डेफिनेशन डिसाइड होता है। ये तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं और ये जो है आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन बी है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और ऑप्शन सी है, नीले लिटमस को गुलाबी कर देता है। और ऑप्शन डी है, कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल में हर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आता ही है, लिटमस का इफेक्ट, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है अम्ल और क्षार के केस में जो है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे याद रखना है। अम्ल में आ रहा है लास्ट में ला, ला का मतलब लाल। बस ये याद रखना है, ये जिससे मिलेगा अम्ल उसको लाल कर देगा, मतलब नीले लिटमस को लाल कर देगा। बस यही याद रखना है। ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और इसका अपोजिट होता है क्षार। क्षार क्या करता है? लाल को लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक। यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, ये एसिड है। एसिड में ये नीला डाला गया और ये क्या कर दे रहा है? लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है, ठीक है। अब याद रहेगा, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। जब भी हो कन्फ्यूजन तो ये ट्रिक याद रखिएगा। अम्ल में ला आता है, ला से लाल, ला मतलब अम्ल जिससे जुड़ेगा उसको लाल कर देगा, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टिक अम्ल, ठीक। एस्टिक अम्ल कितना होता है इसमें मैं बता देता हूँ। सिरके में एक्चुअल में 5 to 8%, ठीक, एस्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक। इसको रासायनिक नाम भी एक होता है, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। विनेगर में आपका हो गया 5 to 8% एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल को CH3COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ये तीनों सारे फैक्ट जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, या मैं कहूँगा आप जो है वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्टिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फार्मिक अम्ल, ठीक है। आप फार्मिक अम्ल जब हमारे स्किन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? फफोले बना देता है और रैशेज उत्पन्न कर देता है, ठीक है। आप देखेंगे जब चींटियाँ काटती हैं तो उस एरिया में ऐसे रेड रेड का स्पॉट बन जाता है और हल्का सा उसमें जलन होने लगती है। तो किसकी वजह से होता है? फार्मिक अम्ल की वजह से होता है। एस्टिक अम्ल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सिरके में होता है 5 to 8%, ठीक। लैक्टिक अम्ल ये होता है दही में, कर्ड या दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का मेन सोर्स आपको पता है इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। तो ये चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सब डिस्कस हो गया। फार्मिक अम्ल पता चल गया, एस्टिक अम्ल पता चल गया, लैक्टिक अम्ल पता चल गया और टार्टरिक अम्ल पता चल गया, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड,
ऑप्शन सी एक्वा रेजिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया को हम लोग अम्लराज कहते हैं, ठीक है, मतलब अम्लों का राजा। ये बहुत सारी धातुओं को अपने अंदर गला लेता है, इसी वजह से इसको अम्लराज कहते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसमें किस किस एसिड को मिला करके, कौन कौन से अम्लों को मिला करके ये बनाया जाता है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता है 1 हिस्सा और ये होता है 3 हिस्सा, मतलब 1:3 का रेशियो होता है। HNO3 रेशियो HCl, ये 3 होता है और ये होता है 1। ये चीज़ जो है याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा होता है और नाइट्रिक अम्ल कम होता है, और इसको 3:1 के रेशियो में जब मिलाया जाता है तो एक्वा रेजिया बनता है, जिसको अम्लराज कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी धातुओं को गला देता है, इसलिए इसको अम्लराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच स्केल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये क्वेश्चन उठाया गया है पीएच स्केल से रिलेटेड जो है, तो आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 1 से 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से 14, ऑप्शन डी 0 से 14। तो इसमें आपको ये ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, 1 से 7 या 7 से कम। एक्चुअल में करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 7 से कम मतलब 0 से ज़्यादा और 7 से कम। इसलिए ऑप्शन ए नहीं सही है, क्योंकि ये 1 से 7 तक है, ठीक। 7 मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बता देता हूँ, 0 से 7, 7 से 14। अगर इसका पीएच स्केल 7 है मतलब वो उदासीन है, ना तो वो विलयन अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। 0 है तो मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय, स्ट्रांग एसिडिक, और ये 14 है तो क्षारीय है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्षारीय, स्ट्रांग, और ये स्ट्रांग अम्लीय, ठीक। और 7 जो है उदासीन है, जैसे कि हमारा जल हो गया, जल हमारा उदासीन होता है और अम्लीय विलयन का 0 से स्टार्ट होता है और 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन 7 से ज़्यादा 14 से कम, ठीक। अब ये गलती नहीं होगी, अब ये चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक। और दूसरी चीज़, पीएच स्केल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पीएच स्केल क्या होता है, 0 से क्यों लिया जा रहा है 14 तक, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा पावर होगा, ठीक। अभी आपने पहले देखा था कि जहाँ पे हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता ज़्यादा होती है वही हमारा अम्ल कहलाता है, तो उसी की पावर से जो है डिसाइड किया जा रहा है कि उसका पीएच वैल्यू क्या है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अम्ल का 0 से ज़्यादा 7 से कम आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? पावर तो बढ़ना चाहिए, पावर तो जब पीएच वैल्यू पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो 14 वाले का तो और ज़्यादा होना चाहिए पावर, क्योंकि पीएच वैल्यू ज़्यादा है मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक नॉर्मल स्केल नहीं है, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ ये बढ़ रहा है तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। पीएच का एक फार्मूला होता है जो कि होता है माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक। ये जो माइनस ऑफ लॉग आ जाता है ना, इसी वजह से चीज़ें उल्टी चल रही होती हैं। मतलब 0 है तो इसका मतलब कि इसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है और वो स्ट्रांग एसिडिक है, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो कम होता जा रहा है पीएच की वैल्यू, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रहा है ये वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये निगेटिव में इसका रिलेशन है। तो इसी फार्मूले की वजह से, फार्मूला रेलवे वगैरह में कभी कभार पूछ लेता है, वैसे फार्मूला नहीं पूछता है, ज़्यादा ही पूछता है पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच का मान क्या होता है और अलग अलग पदार्थों की पीएच वैल्यू क्या है, जो कि मैंने यहाँ टेबुलेटेड फॉर्म में दिखाया हुआ है। जैसे कि आपका बैटरी एसिड हो गया, ठीक है, तो ये स्ट्रांग एसिड यूज होता है तो 0 के आसपास रहती है इसकी वैल्यू, ठीक। आंतरस स्टमक एसिड, स्टमक में जो एसिड उत्पन्न होता है वो 1.5 से 2.5 होता है, ठीक। लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो का कितना होता है 4.2 होता है, ठीक। कॉफ़ी
कहते नहीं कॉफ़ी पीने के बाद एसिडिटी हो गई। एसिडिटी इसलिए हो रही है क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है। इसकी वैल्यू होती है 4.5 से 5.5। 5.5 ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। मिल्क क्या होता है, ये भी एसिडिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है एसिडिक। 6.4 होता है इसका पीएच वैल्यू। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। प्योर वाटर का भी पूछा जाता है, प्योर वाटर का 7 होता है, एकदम याद रखना है इसको। अब जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, मानव रक्त है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। हल्का सा जो है क्षारीय होता है, मतलब 7 पे तो उदासीन है, 7.4 पे गया तो मतलब क्षारीय हो गया, मतलब ये क्षारीय हो गया। और दूध जो है 6.4 हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर आ गया। तो हमें इस तरह से याद रखना है। स्पेशली ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मिल्क और ब्लड, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलत मत करिएगा। लास्ट में देखिए 14 जिसका है वो NaOH सॉल्यूशन है। ये स्ट्रांग बेस होता है NaOH। स्ट्रांग बेस मतलब प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है 14 होता है, और जो प्रबल अम्ल होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 5.6 से कम, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 6 से कम। तो पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तभी तो एसिडिक होगा, ये तो बात पक्की है। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन बन रहे हैं, एक ऑप्शन ये भी बन रहा है। तो 1 तो नहीं होती है, 5.6 से कम होती है, मतलब थोड़ा सा कम होती है 5.6 से, तब उसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है। मतलब जो वर्षा का जल है उसकी वैल्यू 5.6 से कम होगी तो उसको अम्लीय वर्षा बोला जाएगा। थोड़ा सा मैं अम्लीय वर्षा के बारे में आपको हिंट दे देता हूँ। जो हमारे फैक्ट्रियों में कोयले वगैरह यूज होते हैं, या हमारी गाड़ियाँ जो चल रही हैं इस पे सड़क पे डीजल और पेट्रोल वाली, ये क्या करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, जो ऊपर जा कर के बादलों में जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही एसिड जब वापस पानी के साथ मिक्स होकर के आता है तो वही एसिडिक रेन कहलाता है, मतलब अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक, इसका इफेक्ट वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, वहाँ ज़्यादा डीप में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। हालांकि आप एक बात जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक रेन कहाँ होता है, USA में, कनाडा में, नॉर्वे में, ये सारे कंट्रीज में जो है एसिडिक रेन बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण क्यों है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा कोयले और इन सब का कंजम्पशन करते हैं, ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे जो है अम्लीय वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होती है। जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस मिलेगी उतना ज़्यादा अम्लीय वर्षा होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5.6 से कम होगी तब उसको अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन, क्षार का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, अभी अभी हम लोगों ने अम्ल का लिटमस पर प्रभाव पढ़ लिया था, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन सी क्या है, नीले लिटमस को गुलाबी कर देता है, और ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल वाले में पढ़ा था कि जिससे जुड़ेगा उसको लाल कर देगा, मतलब नीले को लाल कर देगा, और उसका अपोजिट होता है क्षार में, मतलब लाल को नीला कर देगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्जाम में पूछा जाता है, गलत नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, और जो मैंने बात बताई इसको याद करना है। अम्ल में ला आ रहा है, ला का मतलब लाल, जिससे मिलेगा लाल कर देगा, मतलब नीले को लाल कर देगा। ठीक, और इसका जस्ट रिवर्स कर दिया जाए तो वो क्या होता है, क्षार का लिटमस क्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये एक्चुअली में रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये दोनों रिएक्ट करके अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं। तो ऑप्शन ए लवण साल्ट, ऑप्शन बी अम्ल ही बनाते हैं, ऑप्शन सी क्षार ही बनाते हैं, ऑप्शन डी क्रिया नहीं करते, क्रिया नहीं करते। ठीक, तो इसका देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन है कि लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, एसिड हो गया एक बेस हो गया, दोनों रिएक्ट करके क्या बना है, साल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या बनता है प्रोडक्ट में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ गलत नहीं करना है। अब इसमें भी 3 तरह के होते हैं साल्ट भी, एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक क्षारीय, न्यूट्रल उदासीन। अब क्या है कि
अगर एसिड स्ट्रांग हो गया तो बेस के कंपैरिजन में तो साल्ट एसिडिक हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा। और अगर क्षार आपका स्ट्रांग हो गया तो बेस क्या होगा, ये साल्ट इसका क्षारीय हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। और दोनों सेम सेम हो जाएंगे एक टाइप के तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल टाइप का आपका साल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में, बस ये पूछेगा एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो साल्ट और वाटर बनाएंगे। ये चीज़ बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NaSCO3। जब ये आग से रिएक्ट करता है पाउडर, तो क्या होता है कि CO2 गैस रिलीज करता है, और जो कि आग बुझाने में काम आती है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है किसमें, अग्निशामक यंत्र में। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaOH, ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CaOCl2। ठीक, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। और ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्यों बोलते हैं, ये रंग को जो है उड़ा देता है, जिसके साथ जाएगा रंग को उड़ा देगा। और इसको एक तरह से और लिखा जाता है एग्जाम में, क्या होता है कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है CaOCl और ये ब्रैकेट क्लोज Cl। ये कई बार लिख कर आता है और आप ये याद करके जाते हैं और ये इसमें जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसे लिख रहा है तब भी क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और कैल्शियम 1 है। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है, अगर ये या तो ये लिख कर आएगा या तो ये लिख कर आएगा, दोनों आंसर जो है करेक्ट होंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में साफ़ सफाई करने के लिए जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, या कहीं गंदा फर्श वगैरह पे लग गया है तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, साफ़ कर दिया, तो वो कलर को डिसकलर कर देता है। और उसमें से जो तीखी गंध आती है ब्लीचिंग पाउडर से, वो होती है क्लोरीन गैस की वजह से। इससे क्या होता है, क्लोरीन गैस हमेशा निकलती रहती है और इसकी वजह से जो है इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। ठीक है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से सारे फैक्ट जान लिए हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, ये इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया फ्रेंड्स। और इसका यूज कहाँ होता है, देखो ये एक एंटासिड के रूप में यूज होता है। एंटासिड कहते हैं एसिडिटी बन गई है तो एक सिरप मिल जाता है, हम लोग पी लेते हैं, तो क्या होता है, दूधिया सिरप क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो कि पेट में जा कर के एसिडिटी को कम कर देता है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। इसका फार्मूला MgOH है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साबुन में कौन सा क्षारक होता है? ठीक, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों जो है क्षार पाए जाते हैं साबुन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इन्हीं दोनों को मिला करके जो है साबुन बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अलग अलग दिया है तो देख लीजिएगा, दोनों इनमें से दोनों का ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा, या तो एक ही में दोनों जोड़ के लिखा होगा, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड। तो आपको याद हो गया ना, ये दोनों जो है दोनों के हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं साबुन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम लोग बिना बुझे हुए चूने को CaO, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना को जब पानी में घोलते हैं, CaO को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या होता है, CaOH बनता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको चूना का पानी बोलते हैं या
बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। पहले के टाइम में घरों को रंगने के लिए चूना का यूज किया जाता था, तो आपने देखा होगा कि चूने को ला करके उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो उससे रिएक्ट करके जो है चूने का पानी बनता है, जिसको हम लोग पेंटिंग में यूज करते थे पहले। तो इसको बोलते हैं चूने का पानी, और ये बुझा हुआ चूना होता है। और CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। और चूने का पानी का रासायनिक नाम पता चल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमारे कार की बैटरी होती है, ट्रैक्टरों में बैटरी यूज होती है, और भी कई जगह बैटरी यूज होती है, जैसे मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में, तो सब में जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 क्वेश्चन, इनों को पानी में डालने से बुलबुले बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑप्शन बी CO2 गैस निकलती है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CO2 गैस निकलती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जैसे इनों को हम लोग पानी में डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुलबुले और झाग एकदम बन के यहाँ पे आ जाता है। वो किसकी वजह से होता है? CO2 गैस रिलीज हो रही होती है, इसी वजह से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारी जल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, इसमें मैग्नीशियम की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी, इनमें कैल्शियम की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी, ये साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका भारी जल का ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक्चुअल में भारी जल वो जल होते हैं जो साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनमें मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के भी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। तो दोनों की उपस्थिति की वजह से भारी जल बनता है, जो कि साबुन के साथ झाग नहीं देता। यही इसकी परिभाषा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए, कीटनाशी के रूप में। ऑप्शन बी, न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक तथा नियंत्रक के रूप में। ऑप्शन सी, दवाई बनाने में। ऑप्शन डी, कवकनाशी के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक और नियंत्रक के रूप में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारी जल का उपयोग कहाँ होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। ये बात आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, कैल्शियम के सल्फाइड तथा क्लोराइड। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड की वजह से होती है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी, दोनों ए और बी, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैल्शियम के सल्फाइड और क्लोराइड उपस्थित हों और मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड उपस्थित हों, इन दोनों की उपस्थिति से स्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। स्थायी कठोरता क्या है? सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल प्रोसेस, जैसे हम लोग पानी उबाल दिए या एक और प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम लोग ये कठोरता दूर नहीं कर सकते। ये स्थायी रूप से हो जाती है। इसके लिए हम लोग अलग प्रोसेस यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो सब सिलेबस में नहीं आता है, तो इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको एक पूरी तरह से बता दे रहा हूँ, ताकि जो है एग्जाम में डाउट ना क्रिएट हो। तो अब आपको पता चल गया स्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है। और ऑप्शन सी, दोनों ए तथा बी करेक्ट हो गए। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो ऑप्शन ए, जल को उबालकर। ऑप्शन बी, क्लार्क प्रक्रम। और ऑप्शन सी, दोनों ए तथा बी। ऑप्शन डी, मेयर प्रक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विधियों से, जल को उबालकर और क्लार्क प्रक्रम के द्वारा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि स्थायी कठोरता जो होती है उसको आसानी से हम लोग नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे जल को उबाल दिए या क्लार्क प्रक्रम, ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, तो अस्थायी कठोरता तो दूर हो जाती है। लेकिन जो हमारा परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं, ये टेम्प्रोरी है, और ये परमानेंट हार्डनेस है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, स्थायी कठोरता। और ये अगला क्वेश्चन, अस्थायी कठोरता दूर करने का कौन कौन सा प्रोसेस है। तो जल को उबाल लोगे
तो भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। और क्लार्क प्रक्रम जो हमारा यूज होता है वो भी इसी के लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ये है, सभी अकार्बनिक अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सभी का जो है फ़ायदा हो सके। थैंक यू एवरीवन।